उद्धव ठाकरे संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना का नाम निशान एकनाथ शिंदे को दिए जाने के पीछे 2000 करोड़ की डील हुई है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि नतीजा कुछ भी हो पर शिवसेना का खजाना उनके पास ही रहे। फिर वे बड़े ही हास्यास्पद तरीके से चुनाव आयोग को ही खत्म किए जाने की मांग करते हैं और शिवसेना के फंड को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की धमकी तक दे डालते हैं। मतलब कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हर हाल में फैसला उनके ही पक्ष में हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। खैर, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बेतुके और तथ्यहीन बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामले की सुनवाई को टाल दिया है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना को लेकर गलत फैसला दिया है, उनके इस फैसले को पलट देना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान पीठ को इस मामले की सुनवाई करने के लिए नियत किया गया है। उन्होंने कहा कि हम रोज होने वाला नियमित काम प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए हम 22 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ उद्धव बनाम शिंदे विवाद के दूसरे पहलुओं की पहले से ही विस्तृत सुनवाई कर रही है, इसलिए उसे बीच में बाधित करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह नई याचिका को पहले पढ़ना चाहते हैं, फिर वे मामले की सुनवाई करेंगे। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इतनी जल्दबाजी में फैसला लेने की क्या जरूरत थी। हमारा निर्वाचन आयोग से विश्वास उठ गया है, आयोग का फैसला गलत है, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद की किरण है। निर्वाचन आयुक्त चुने जाने चाहिए, न कि उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। चुनाव आयुक्तों के लिए एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात आती है तो इसी तरह की प्रक्रिया चलन में है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे को सौंपने का निर्वाचन आयोग का फैसला बिल्कुल गलत है। फैसला घटनाओं के क्रम पर आधारित होना चाहिए था। ठाकरे ने कहा कि आयोग ने हमें हलफनामे और पार्टी कार्यकर्ताओं की सूची पेश करने को कहा था। हमने लाखों हलफनामे दाखिल किए, उन्हें जमा करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पार्टी के नाम और चिन्ह पर फैसला सुनाते समय इससे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शिवसेना के आधिकारिक बैंक खातों से पैसा ट्रांसफर करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि पार्टी के धन का क्या हुआ या क्या होता है, और वह सुल्तान की तरह काम नहीं कर सकता। इसकी भूमिका केवल निष्पक्ष चुनाव कराने और एक राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने का काम है। अगर चुनाव आयोग पार्टी फंड वितरण में दखल देता है तो उस पर आपराधिक मामला चलना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की तबाही शरद पवार के लिए एक बड़े सियासी मौके की तरह है, जिसके सहारे वे अपने सारे अरमान पूरे कर सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एनसीपी बनाई थी। यही वजह है कि जैसे ही चुनाव आयोग ने शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट का अधिकार माना, शरद पवार ने तुरंत उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे की सियासी तबाही होते ही एनसीपी की लॉटरी लग गई और बिना कुछ किए वे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन बैठे। महाराष्ट्र के जो सियासी हालात हैं उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे को अपने उखड़े पैर जमाने के लिए न सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन से मुकाबला करना होगा, बल्कि उन्हें एनसीपी से भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जिसकी नजर राज्य की करीब उन 50-55 सीटों पर है जिन पर अब तक अविभाजित शिवसेना और एनसीपी की सीधी लड़ाई हुआ करती थी। 2022 में शिवसेना के विभाजन ने न केवल उद्धव ठाकरे से प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, बल्कि विधायकों की संख्या के उनकी पार्टी को चौथे नंबर पर ला दिया और विपक्ष के नेता का पद एनसीपी के हाथ लग गया। अब चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक तौर पर शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें धनुष और तीर के शिवसेना के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की इजाजत देने के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने एकजुट रहने और सामूहिक रूप से एमवीए के बैनर तले सभी आगामी चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इसके बावजूद नाम और प्रतीक का नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी की विस्तार योजनाओं में बाधा बन सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर एनसीपी संगठनात्मक रणनीति और कार्यक्रमों में कांग्रेस और उद्धव शिवसेना दोनों से आगे है। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रत्येक सप्ताह के अंत में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के काम के लिए कम से कम कुछ घंटे समर्पित करें। जहां शरद पवार ग्रामीण, कृषि और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य का दौरा कर रहे हैं, वहीं युवा नेता और विधायक रोहित पवार जेन नेक्स्ट में टैप करने के लिए इंटरैक्टिव सेशन आयोजित कर रहे हैं। अजीत पवार आक्रामक रूप से सदन के अंदर और नियमित सार्वजनिक रैलियों में सत्तारूढ़ भाजपा शिंदे शिवसेना पर हमले का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये जानते हैं कि उन्हें संभल कर रहना होगा, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले के बाद से वे अपने बयानों को लेकर सतर्क हैं और यही वजह है कि शरद पवार ने इस मामले में उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है।
शिवसेना के विभाजन के कारण खाली हुए क्षेत्र पर अपनी खुद की पैठ मजबूत करने के लिए एनसीपी किसी भी उद्धव समर्थक सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए दो तरफा रणनीति पर काम करेगी। प्रदेश राकंपा अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राज्य विधानसभा में पार्टी की 100 सीटों तक पहुंचने के लक्ष्य के बारे में अक्सर सार्वजनिक रूप से बात की। पार्टी का यह मानना है कि सीएम पद जीतने के लिए उसे न केवल बीजेपी शिंदे सेना एनडीए से लड़ना होगा, बल्कि एमवीए का नेतृत्व भी करना होगा। जब कांग्रेस एक आंतरिक सत्ता के झगड़े में फंस गई है और ठाकरे अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एनसीपी के पास पश्चिमी महाराष्ट्र में अपने गढ़ से मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में गहरी पैठ बनाने की बहुत गुंजाइश है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस वक्त भूपेश बघेल ईडी के छापों को अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बता रहे थे, जिस वक्त पूरी कांग्रेस अडानी अडानी कर रही थी और जिस वक्त कांग्रेस का एक मामूली प्रवक्ता पवन खेड़ा पीएम मोदी के पिता पर सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर रहा था, उसी वक्त हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अडानी के साथ बैठकर एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। अडानी के साथ कांग्रेसी दोस्ती का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले राजस्थान की गहलोत सरकार हजारों करोड़ की डील अडानी के साथ कर चुकी है। ये कांग्रेस के सियासी नैतिकता का एक अजीब चेहरा है कि एक तरफ संसद में वे अडानी के खिलाफ बातें करती है और संसद के पिछवाड़े उसी के साथ व्यापारिक सांठगांठ करती है। हिमाचल प्रदेश में अडानी की दोनों सीमेंट कंपनीज और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल भाड़े के रेट को लेकर विवाद चल रहा था। 65 दिनों बाद ये विवाद सुलझाया जा सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। समझौते के अनुसार माल भाड़े के नए रेट 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन और 10 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन तय किए गए। ट्रक ऑपरेटर्स ने इस दौरान कहा कि राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो नए रेट्स को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इसके कारण उन्हें सालाना 5,70,000 रुपए का नुकसान होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनहित के लिए वो इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अडानी समूह के दोनों सीमेंट कंपनीज अंबुजा और एसीसी अपने अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। ट्रक यूनियन वाले भी लौट जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में आपस में और चर्चा अभी बाकी है। 15 दिसंबर से 2 प्लांट्स बंद होने के कारण 35,000 लोग बेरोजगार हो गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस मामले पर निगरानी कर रहे थे और उन्होंने ये तीसरे दौर की वार्ता की। ट्रक ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए उनकी बातचीत चलती रहेगी। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के लिए सरकार के साथ साथ 16 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। इस विवाद से दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार में आने के बाद 5 दिन बाद ही ये मामला सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को इन दिनों हर तरफ से मात ही मात मिल रही है। पहले चुनाव आयोग, फिर विधानमंडल से लगे झटके के बाद झटके। उद्धव ठाकरे को संसद में भी करारा झटका लगा। पार्टी का नाम और चुनाव निशान छिन जाने के बाद अब उनसे संसद का दफ्तर भी छिन गया है। चुनाव आयोग के फैसले के मद्देनजर संसद में शिवसेना का दफ्तर अब शिंदे गुट का हो गया है। अब इस दफ्तर पर उद्धव गुट का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में शिवसेना के दफ्तर पर एकनाथ शिंदे गुट ने अपना दावा किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। सीएम के करीबी सहयोगी ने ये कहा कि बैठक में विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल होंगे। इससे पहले 20 फरवरी को मुंबई के विधान भवन में शिंदे गुट ने शिवसेना के दफ्तर को टेक ओवर कर लिया था। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि हम किसी भी पार्टी की संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं। हमें कोई लालच नहीं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मुझे शिवसेना की संपत्ति या धन का कोई लालच नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने हमेशा दूसरों को कुछ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति और धन के लालच में आने वालों ने 2019 में गलत कदम उठाया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे इलेक्शन सिंबल धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में ये कहा गया था कि चुनाव आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने और चुनावी संबंधी कार्यवाही अलग अलग मामले हैं और विधायकों की अयोग्यता राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त करने पर आधारित नहीं है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जॉर्ज सोरोस के बयान, शांतिकाल में सीमा पार सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती, राहुल गांधी के सवाल और 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव, इन सब की टाइमिंग गजब है।
इसी टाइमिंग को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर बड़ा अटैक लॉन्च किया है और कहा कि भारत चीन से डरता नहीं। जयशंकर ने साफ साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी या उन्हें चीन का नाम लेने से कोई डर नहीं लगता। उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये अभी ही क्यों आई है, ये महज संयोग नहीं है। 1984 में दिल्ली में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। एस जयशंकर ने ताल ठोककर चीन का नाम लेते हुए कहा कि आज चीनी सीमा पर शांतिकाल की सबसे बड़ी सैन्य बलों की तैनाती भारत की तरफ आ गई है। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के बयान को भी आगामी चुनावों से जोड़ा है। विदेश मंत्री ने कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से लेकर विदेशी मीडिया पर भी निशाना साधा। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कहती है कि न तो आप और न ही पीएम नरेंद्र मोदी चीन की बात करते हैं, इस पर जयशंकर ने कहा कि तो आखिर एलएसी पर सेना कौन तैनात कर रहा है? वहां सेना राहुल गांधी ने नहीं भेजी है, नरेंद्र मोदी ने सेना भेजी है। शांतिकाल के दौरान एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सैन्य बलों की तैनाती की गई है। जयशंकर ने कहा कि आखिर चीन पर तैनाती हम तो कर रहे हैं। शांतिकाल के दौरान चीनी सीमा पर सबसे बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती की गई है। प्लीज नोटिस, मैं ये कह रहा हूँ चाइना। विदेशी मीडिया में पीएम मोदी पर कई विरोधी लेख छपे हैं। जॉर्ज सोरोस ने लोकतंत्र पर जो कहा उसके बारे में भी कहा गया है कि पीएम मोदी की इमेज खराब हुई है। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि ये एक प्रकार की राजनीति है और जो दूसरे तरीके से की जा रही है। आखिर क्यों अचानक इतनी रिपोर्ट और विचारों की बाढ़ सी आ गई है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि 1984 में दिल्ली में बहुत कुछ हुआ था, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? आप कहते हैं ये टाइमिंग महज एक संयोग है, मुझे आप बताइए ना ये क्यों हो रहा है? पता नहीं दिल्ली या भारत में चुनावी साल शुरू हुआ कि नहीं, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में शुरू हो चुका है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को चाइना पर घेरा है। राहुल गांधी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चीन का नाम आते ही पीएम मोदी और विदेश मंत्री कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अब जयशंकर ने राहुल के हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस के बयान को भी चुनाव से जोड़ दिया। उन्होंने इन चीजों की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जेडीयू छोड़कर जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे तीर चलाए जिसका जवाब देने के चक्कर में ललन सिंह उलझ कर रह गए। जेडीयू की तरफ से सफाई देते हुए ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को नाराज कर दिया। माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच हुई डील के मुताबिक बिहार की गद्दी तेजस्वी को मिलनी थी और नीतीश कुमार को दिल्ली की सियासत करनी थी, लेकिन बीच में नीतीश ने 2025 वाला फॉर्मूला थमा दिया तो आरजेडी और जेडीयू में तकरार तेज हो गई। सुधाकर सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक मैदान में आ गए। रही सही कसर उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी कर दी। अब जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी और कोयरी न छिटके, इसलिए ललन सिंह ने ऐसी सियासी जलेबी बनाई कि आरजेडी ने हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे, नीतीश कुमार खुद उन्हें सत्ता सौंप देंगे, जबकि ललन सिंह ने इस मामले में साफ कह दिया है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए अभी ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला 2025 में होगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कहा कि मेरे और नीतीश जी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। नीतीश जी कह चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि चुनाव तो किसी के भी नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक चुनते हैं। ललन सिंह से जब पूछा गया कि क्या 2025 में तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि अभी 2025 आने में समय है। ललन सिंह से जब ये पूछा गया कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में होगा ये उस वक्त देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में कहा था कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 43 विधायक। इसी आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर दिल्ली कूच करें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।